Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in the AppSex Virtual School. I'm your history teacher Sabah Farman. Today we start our week number 12 OSP round 2, and the topics we learn today are political awakening in the British India, Indian National Congress, partition of Bengal, formation of Muslim League, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Khilafat movement, and the timeline of events of British rule, etc. The first topic is political awakening in the British India background. The Muslim subcontinents were isolated after the War of Independence in 1857. Urdu-Hindi controversy instigated their anger, and they realized that Hindus will never favor any cause that is befitting for the Muslims population. तो मुस्लिम्स जो थे सब कॉन्टिनेंट के, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हुआ और मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से मुस्लिम जो थे वो बिल्कुल अलग थलग हो गए, यानी कि हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और मुस्लिम्स जो थे वो बिल्कुल अकेले रह गए। उसके बाद जो उर्दू हिंदी तनाज़ा चला, उर्दू हिंदी तनाज़ा का मतलब ये है कि जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी, इसमें ये कहा गया था कि जो कौमी ज़ुबान है ना वो हिंदी होनी चाहिए। वो मुसलमान जो कहते थे, वो ज़ाहिर सी बात है उर्दू पहले से चलती हुई आ रही थी, तो उर्दू कौमी ज़ुबान थी, तो उसकी जगह हिंदी को इंडियंस जो है वो उकसाया कि हिंदू को जो हिंदी ज़ुबान है उसको जो है वो कौमी ज़ुबान की हैसियत हासिल होनी चाहिए, जिसकी वजह से इंस्टिगेटेड दियर एंगर, और बहुत ज़्यादा मुसलमान और मतलब उनके गुस्से को उकसाया, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड दे रियलाइज, उन्हें पता चल गया कि हिंदूज़ जो हैं वो किसी भी कीमत पर, किसी भी जगह पर उनके लिए मुनासिब नहीं है मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए, और किसी भी जगह पर वो उनकी फेवर नहीं करेंगे। द Albert Will was passed by Lord Ripon in 1884, aroused political disturbance amongst Hindu and Muslim communities. जो एल्बर्ट बिल पास हुआ ना लॉर्ड रिपन की तरफ से 1884 में, उससे जो है वो हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ में कम से कम ये एक मतलब एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो है वो बेदार हुई, कि उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ जो हैं वो टोटली उन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो बिल्कुल भी उनके हक़ में नहीं हैं। ऑल दीज इवेंट्स लेड टू द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द लोकल पॉपुलेशन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसकी वजह से जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा हुई लोगों में, लोकल पॉपुलेशन में, और उन्होंने उसकी नतीजे में फॉर्मेशन ऑफ शुरू हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, बुनियाद रखी गई। नेक्स्ट, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई जो कि 1885 में रखी गई। द ब्रिटिश रियलाइज द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ पॉलिटिकल फोरम टू द लोकल्स। तो ब्रिटिश को जब रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का कि उन लोगों ने मतलब कब्ज़ा तो किया है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल जो है वो अनरेस्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने लोगों को, लोकल पीपल्स को जो है वो एक पॉलिटिकल फॉरम मुहैया करने की कोशिश की। अ कमेटी वाज फॉर्म टू मेक अरेंजमेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ A.O. ह्यूम, अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जिसको कहा जाता था A.O. ह्यूम, ये उसका नाम था। ये उसकी अंडर में एक कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज हुई, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म में आई और बम्बई में इन 1885 में। Indian National Congress created a sense of nationalism among Indians. In the beginning, it represented the entire population, but gradually it turned out to be a Hindu representative party. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बनाई तो इसलिए गई थी कि वो पूरे के पूरे जो है वो नेशन को, यानी कि इंडियंस और मुसलमान दोनों को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो पार्टी थी ये हिंदूज़ की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बन गई। नेक्स्ट जो है वो एक काम हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ एंड इट्स रिवर्सल। पार्टीशन हुई पहले और उसके बाद उसको दोबारा से इकट्ठा कर दिया गया। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज वेरी लार्ज साइज इन पॉपुलेशन एंड वॉज डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। बहुत बड़ा साइज था बंगाल का, जो प्रोविंस था बहुत बड़ा सूबा था, तो उसको एडमिनिस्टर करना भी बहुत मुश्किल था। तो 1905 में ब्रिटिश ने क्या किया कि वॉज पोर्शनड इनटू 2 प्रोविंसेस, उसको 2 सूबों में तकसीम कर दिया बाय द वाइस राय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने उसको 2 प्रोविंसेस में तकसीम कर दिया।
इट्स एम वॉज टू मैनेज द वेस्ट प्रोविंस इन अ बेटर वे। उसका जो एम था वो ये था कि वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था बंगाल का, उसने कहा कि बेटर वे में इसको मैनेज किया जाए और उसको 2 सूबों में तकसीम कर दिया जाए। ईस्ट बंगाल जो था वो ईस्ट बंगाल एंड असम विद देयर कैपिटल एट ढाका हैड द मुस्लिम मेजॉरिटी, एंड वेस्ट बंगाल जो ईस्ट बंगाल था और असम था उसके इलाके थे जिसका कैपिटल जो था वो ढाका था, तो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। और जो वेस्ट बंगाल था इंक्लूडिंग जिसमें बिहार और उड़ीसा के इलाके आते थे विद देयर कैपिटल एट कलकत्ता, जिसका कैपिटल जो था वो कलकत्ता था, इसमें हिंदूज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। मतलब बंगाल के जो इलाके ईस्ट बंगाल वाली साइड पे चले गए, वो ढाका उसका कैपिटल था, तो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी, यानी कि मुसलमान ज़्यादा थे। और जो बिहार और उड़ीसा के इलाके थे जो कि वेस्ट बंगाल में थे, उनका कैपिटल जो था वो कलकत्ता था, वहाँ पर हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तो इससे क्या हुआ, इससे यह होगा दिस डिसीजन बेनिफिटेड द मुस्लिम पॉपुलेशन को बेनिफिट मिला इसमें, मतलब ये कि और एज मोर स्कूल्स वर इस्टेब्लिश्ड मैनी इंडस्ट्रीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मुस्लिम्स वर क्रिएटेड। आप देखें कि जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा हों, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा है ना, तो मुसलमानों के हकूक़ भी ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन यही मुसलमान अगर बाहर के कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पर आपको वो राइट्स नहीं मिल सकते हैं जो कि उधर की उनकी कम्युनिटी को मिलते हैं, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी ना, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी ईस्ट बंगाल वाली साइड पे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल खुलना शुरू हो गए मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों के लिए जॉब्स मतलब उनको जो है वो आसानी से मिलना शुरू होगी, जिसकी वजह से हिंदुओं को बहुत तकलीफ हुई। तो ये हाउएवर हिंदूज एंड द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर अगेंस्ट दिस डिवीजन, ये अगेंस्ट थे, खिलाफ थे इस डिवीजन के। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट, उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को, एंड जस्ट आफ्टर 6 ईयर, सिर्फ 6 साल बाद, मतलब 6 साल सिर्फ सुकून का सांस लिया मुसलमानों ने, तो 6 साल बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया बैक दियर डिसीजन, एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन 1911। 1905 में इसको किया था, उन्होंने पार्टीशन की थी, और 1911 में कैंसिल कर दिया, अपने डिसीजन को वापस ले लिया, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो ख़त्म कर दी, और दोबारा से बंगाल को एक बड़ा सूबा बना दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो अब जाहिर सी बात है, जब आहिस्ता आहिस्ता बंदे को नज़र आ जाता ना कि कौन मेरे ख़िलाफ़ है और कौन मेरे हक़ में है, तो मुसलमानों ने जब देखा कि मतलब ना अंग्रेज़ और ना हिंदू कोई भी उनके हक़ में, तो उन्होंने अपने हक़ में खुद आवाज़ उठाना शुरू की। तो इस पार्टीशन के बाद क्या हुआ, रिवर्जल और पार्टीशन के बाद के बंगाल ब्राउट अ रियलाइजेशन टू मुस्लिम्स दैट हिंदूज़ विल नेवर फेवर अ कॉज दैट इज़ गुड फॉर मुस्लिम्स। मतलब हिंदू किसी भी ऐसे मामले में जिसमें मुसलमानों की कोई बेहतरी होती हो, उस मामले में उसकी फेवर नहीं करेंगे। टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन 1906 a delegation of eminent Muslim leaders led by Sir Aga Khan III and Sir Sultan Muhammad Shah met the Viceroy Lord Minto at Shimla। तो मतलब मुसलमानों के राइट्स को, मुसलमानों के हकूक़ को हिफाजत करने के लिए उनकी 1906 में इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से एक वफ्द जो था, डेलीगेशन, एक वफ्द जो था एमिनेंट नामवर मुस्लिम लीडर्स की तरफ से, जिसकी जो सरकर्दगी थी, यानी कि जो नुमाइंदगी कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे, सर आगा खान III और सर सुल्तान मोहम्मद शाह। ये लोग मिले जाकर वाइसराय लॉर्ड मिंटो से, जो कि शिमला में था। दे आस्क्ड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एट ऑल लेवल्स। उन्होंने कहा कि एक मतलब मुतालबा किया कि मुसलमानों के लिए अलग वोटर्स का जो है वो हक होना चाहिए, उनको भी हुकूमत में या मतलब उनकी जॉब्स में या इस तरह से, मतलब उनको बोलने का हक होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, अब पाकिस्तान में वोट देने का हक हर बंदे को है, तो वोटिंग का हक भी हर बंदे को होना चाहिए। तो ये लोग जाकर मिले वहाँ पर, तो उन्होंने जो है वो द वाइसराय एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स, उन्होंने एक्सेप्ट की उनकी डिमांड्स को, एंड रिजल्ट, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, द राइट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू द मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू द मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में मुसलमानों को अलग वोट का हक दे दिया गया। बाय दैट टाइम, इस टाइम में द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैड रियलाइज्ड, कि उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने ये पता चल गया कि जो कांग्रेस थी वो हिंदुओं की जमात थी, रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, दैट वुड ऑलवेज पुट द मुस्लिम इंटरेस्ट असाइड। तो मुसलमानों की वो जो है वो बातों को हमेशा साइड पे कर देते थे, और तो उन्हें ये यकीन हो गया कि कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की जमात थी। द
Far-sighted Muslim leaders initiated the idea to establish a political party that would represent the Muslims of India. तो दूर अंदेश मुस्लिम लीडर्स ने जो है ये शुरू किया इस आइडिया को कि एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करे, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो टोटली हिंदुओं की जमात बन गई थी. इन दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट ढाका अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह की लीडरशिप में फाइनली 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई ढाका में, जो कि ख़ास तौर पर मुसलमानों की जमात थी. द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसके दो थे. टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, के उनके पॉलिटिकल और प्रोटेक्शन की और पॉलिटिकल राइट्स की जो है वो हिफाजत की जाए. टू ब्रिंग अबाउट अ बेटर कंसिडरेशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़. The first session of All India Muslim League was held at Karachi in 1907. तो फर्स्ट सेशन जो शुरू हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो कराची 1907 में शुरू हुआ. इट वाज लेड बाय फेमस मुस्लिम लीडर्स लाइक नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन अल मुल्क, मज़हरुल हक एंड मैनी अदर्स. तो ये बहुत सारे ये नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन अल मुल्क और मज़हरुल हक के लीडरशिप में ये जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कराची में इसका फर्स्ट सेशन शुरू हुआ. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रूव टू बी अ रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उसने साबित कर दिया कि ये रियल रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की. इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू द मुस्लिम्स फॉर द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. इसने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया मुसलमानों को ताकि वो इंडिपेंडेंस के लिए या आज़ादी के लिए अपनी जो है वो स्ट्रगल कर सकें. ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इन 1913 में. ये सारे जो थे ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर्स थे. इसमें देखें ये कायद आज़म जो हैं ये कायद आज़म हैं और भी बहुत सारे लीडर्स हैं. और ये एक मैं आपको स्टैम्प दिखाना चाह रही हूँ, स्टैम्प शोइंग आगा खान 3. ये देखें स्टैम्प शोइंग आगा खान 3. जो आगा खान 3 थे ना जो कि गए थे उसके पास ताकि मुसलमानों की एक अलग जमात हो, तो ये इनकी फिर जो स्टैम्प जो है वो शो की गई, मतलब स्टैम्प जो बनाई गई वो आगा खान 3 के नाम इनकी पिक्चर के ऊपर बनाई गई. ये एक मोहर है, मतलब स्टैम्प्स आपने सुनी होंगी ना स्टैम्प्स, तो आगा खान 3 की पिक्चर के ऊपर इन्होंने स्टैम्प बनवाई. लास्ट टॉपिक है हमारा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. Due to the continuous efforts of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, the Congress and the Muslim League decided to hold a joint session in Lucknow in 1916. तो बहुत सारी efforts थी कायद आज़म ने की और फाइनली जो है वो एक joint session शुरू हुआ लखनऊ में 1916 में. The Congress and Muslim League cooperation in the Lucknow Pact was the first political settlement of its kind between Muslims and Hindus. तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कॉपरेशन से जो है वो लखनऊ पैक्ट जो है वो बनाया गया, जो फर्स्ट पॉलिटिकल सेटलमेंट था जो कि मुस्लिम और हिंदूज़ के दरमियान था. इट पेव्ड द वे फॉर फर्दर यूनिटी व्हेन गांधी फ्रॉम कांग्रेस डिसाइडेड टू सपोर्ट द मुस्लिम्स इन देयर स्ट्रगल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत इन द ओटोमन एम्पायर. उसने रास्ता मुहैया किया. गांधी जो था वो कांग्रेस की तरफ से अपने राइट्स के लिए लड़ रहा था, मुसलमान जो थे वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे ताकि खिलाफत उस्मानिया को वापस हासिल किया जाए हिंदुओं से. बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस होप्ड दैट द प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड मेक देम गिव इनटू देयर डिमांड्स फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. तो बहुत हिंदू और मुसलमानों ने जो है वो उन्हें ये उम्मीद थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जब दोनों मिलकर प्रेशर डालेंगे तो उनको जो है वो उनकी डिमांड्स या उनकी इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो आज़ाद करना पड़ेगा, यानी कि जाना पड़ेगा यहाँ से, इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा. मोहम्मद अली जिन्ना एफर्ट्स एंड सक्सेस इन ब्रिंगिंग द टू मेन पार्टीज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड हिम द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो एफर्ट्स थी, जो उसको कामयाबी मिली कि वो टू मेन पार्टीज यानी कि हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया, कि दोनों का एक जो है वो नारा था कि वो हिंदू और मुस्लिम्स का कि वो जो है वो आज़ादी हासिल कर सके अंग्रेज़ों से. तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को फाइनली जो है वो उनका मुल्क जो है वो खाली करना पड़ा. ये कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर है बिल्कुल स्टार्टिंग में. नेक्स्ट टॉपिक है आपका खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई 1919 में, जो कि खिलाफत मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली. ये अली ब्रदर्स के दरमियान शुरू हुई. मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जो थे वो इसके लीडर्स थे. दिस मूवमेंट इन इंडिया
This movement of India supported the cause of the Ottoman Caliphate, who were considered to be the head of the Muslim Ummah. According to the movement, the protection of the Caliphate was the duty of every Muslims. तो इन्होंने जो है खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए एक मूवमेंट शुरू की कि मुसलमानों की मुस्लिम उम्मा का जो है वो हेड है खिलाफत उस्मानिया की जो उनकी खिलाफत है, उसको खिलाफत को प्रोटेक्शन जो है वो हर मुसलमान का हक है या हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो अपनी खिलाफत को बचा सके, अपने इस्लाम को बचाए. द इंडियन मुस्लिम्स डिमांडेड फेयर ट्रीटमेंट फॉर टर्की आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. द ट्रीटी ऑफ सेवर्स, however, had already carved up to the Ottoman Empire into mandates to be administered by the Britain, France and Italy. Despite the support of the Khilafat movement in British India, the Khilafat was abolished in 1924 and Khalifa Abdul Majid too was exiled. Mustafa Kemal Pasha reformed Turkey on nationalistic lines and pushed the allies out of Turkey. तो तुर्की में जो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए स्ट्रगल की गई, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था उसने अलाइज को जो है वो तुर्की से निकलने पर मजबूर कर दिया. सून द खिलाफत मूवमेंट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स कॉज केम टू एन एंड इन इंडिया टू. इंडिया में भी ख़त्म हो गई खिलाफत मूवमेंट जो है वो. इट हैड ब्राउड अवेयरनेस टू इंडियन मुस्लिम टू बी पोलिटिकल एक्टिव. तो लेकिन ये अवेयरनेस दे गई पोलिटिकल मुस्लिम्स को कि वो पोलिटिकली एक्टिव हो जाएं. ये अली ब्रदर्स हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी. तो टाइमलाइन है ब्रिटिश रूल का, हम पढ़ेंगे. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई. डाउनफॉल शुरू हुआ मुग़ल एम्पायर का 1707 से 1857 में. 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई और अगेंस्ट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुआ. ब्रिटिश क्राउन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल हासिल किया 1858 में. 1866 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दारुल उलूम देवबंद. ये हम सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से आपको टाइमलाइन बता रही हूँ कि ये डेट्स हैं. ये आपके लिए MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद कर लें. तो 1875 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MAO कॉलेज जो है वो अलीगढ़ जो शुरू हुआ. और 1885 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई. 1892 में नवदतुल उलमा सेटअप इन शुरू हुआ लखनऊ में. 1906 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई. 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और 1990 से 1924 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने स्टार्ट की. नेक्स्ट ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा. मैंने आपको लास्ट हम लोगों ने सारे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लें. तो ये मैं आपको दोबारा भेज रही हूँ कि अगर आपने नहीं किए तो इन सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है अपनी लूज शीट्स के ऊपर. कॉपीज़ पे नहीं करना है, पेजेस पे करना है, ठीक है. नेक्स्ट ये आपके वर्ड्स में ब्लैंक्स हैं, इनको भी आप फिल कर लें. आपकी बुक्स में मौजूद हैं, आपके चैप्टर के अंदर मौजूद हैं. अगर कुछ नहीं मिलता तो आप नेट से सर्च करें और इन ब्लैंक्स को भी फिल कर लें. नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि ये आपने नहीं करनी, ठीक है. आप वही एक्टिविटी करें, वही प्रोजेक्ट करें जो मैंने आपको दिया हुआ है, और एफसेक्स की तरफ से जो प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है वो प्रोजेक्ट उसको आप कंप्लीट करें जो मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो इसको भी छोड़ दें, लीव इट. तो ये आप ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, ये ग्लॉसरी वर्ड्स आप याद कर लें ताकि ये कुछ वर्ड्स होते हैं उनके आसान मीनिंग्स लिखे होते हैं, तो ये आप याद कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं. Thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz.